हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेकिंग प्रोजेक्ट चैनल। और शायद आपको पता ही होगा कि मैंने एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के रोबोटिक तक बनाने की एक सीरीज स्टार्ट की है और जिसमें हमारे कंपोनेंट पे वीडियो चल रहे हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से। दो चालक प्लेटों के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक के रूप में किसी अचालक को लगा करके उसको एक ऐसा रूप दे दिया जाए जो कैपेसिटेंस पैदा करे तो उसको कैपेसिटर कहते हैं। और इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटर के सिंबल से ये पता चलता है कि दो चालक प्लेटों को किसी अचालक से पृथक किया गया है। और कैपेसिटर को अगर किसी बैटरी से जोड़ दे तो उसमें एकदम से जो करंट होता है वो स्टार्टिंग में फास्ट से चलता है और उसके बाद जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है तो वैसे वैसे जो करंट है वो स्लो होता जाता है। इस तरह से जैसे इसका जो करंट है वो कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक जो करंट है वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। और हमें अगर ज़्यादा कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है तो इसको सीरीज में जोड़ते हैं और अगर हमें कम कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है तो इसे पैरेलल में जोड़ते हैं। और ये ध्रुव के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन पोलराइज्ड और दूसरा होता है पोलराइज्ड। नॉन पोलराइज्ड में किसी तरह का प्लस माइनस नहीं होता है, जबकि जो पोलराइज्ड होता है उसमें प्लस और माइनस देख कर ही इसको यूज किया जाता है। और इनको कार्य के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। बात करते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर की। इन कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स होती है, यानी इस कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये कई टाइप के होते हैं, जैसे पेपर कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को बनाने के लिए दो इंडक्टर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक के रूप में पेपर को यूज किया जाता है। ये कैपेसिटर 0.001 यूएफ से लेकर के 2 यूएफ तक बनाए जाते हैं और इसकी जो वर्किंग वोल्टेज होती है वो होती है 2000 वोल्टेज डीसी तक। ये छोटे और इनकी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है और इनको हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में यूज किया जाता है। और जैसे दूसरा है माइका कैपेसिटर। इन कैपेसिटरों में डाइलेक्ट्रिक के रूप में माइका का यूज किया जाता है और इनकी वैल्यू 5 पिकोफैराड से लेकर के 0.05 यूएफ तक बनाए जाते हैं और इनकी जो वर्किंग वोल्टेज होती है वो 500 वोल्टेज से लेकर 2500 वोल्टेज डीसी तक होती है और ये इस्तेमाल के बनाए जाते हैं। और ये हाई जो फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो सर्किट होती है उसी में ही यूज किए जाते हैं और ये नमी से अप्रभावित होते हैं। अगला है पॉलिस्टर कैपेसिटर। इन कैपेसिटर में एल्युमिनियम जो प्लेट होती है उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक के रूप में जो कागज़ के स्थान पर पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही महीन परत होती है। और इनकी वैल्यू होती है वो 2.5 पिकोफैराड से लेकर के 0.05 यूएफ तक होती है और वर्किंग वोल्टेज होती है वो 400 वोल्टेज डीसी तक होती है और ये इस्तेमाल के बनाए जाते हैं और पेपर कैपेसिटर की तुलना में लघुकार के ये होते हैं। और हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट और सूक्ष्म आकार के जो उपकरण होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद आता है सेरामिक कैपेसिटर। इन कैपेसिटरों में डाइलेक्ट्रिक के रूप में सेरामिक का यूज किया जाता है और ये कैपेसिटर 2.5 पिकोफैराड से लेकर के 0.22 यूएफ तक के बनाए जाते हैं और इसकी जो वर्किंग वोल्टेज होती है वो 50 वोल्टेज से लेकर के 1500 वोल्टेज डीसी तक होती है और ये स्थिरमान के ही बनाए जाते हैं। और ये काफ़ी छोटे होते हैं और इसकी जो उम्र होती है, कार्य करने की जो उम्र होती है वो काफ़ी लंबी होती है और ये हाई फ्रिक्वेंसी वाली सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का नाम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रखने का कारण यह है कि इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चालक प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोलाइटिक प्रयोग किया जाता है और सेकेंडरी सेल के माध्यम कैपेसिटर को डीसी से जोड़ने पर कैपेसिटर में रासायनिक क्रिया होती है और उनके फलस्वरूप पॉजिटिव प्लेट पर अचालक पर तैयार हो जाती है और इसे डाइलेक्ट्रिक का कार्य करती है। ये कैपेसिटर 1 यूएफ से लेकर के 2000 यूएफ तक बनाए जाते हैं और इसकी जो वोल्टेज वर्किंग होती है वो 450 यानी 450 वोल्टेज डीसी तक होती है और ये इस्तेमाल के बनाए जाते हैं। और इनका जो खास करके जो उपयोग होता है वो फिल्टर सर्किट में होता है। तो ये सब कैपेसिटर फिक्स टाइप के कैपेसिटर थे और अब हम वेरिएबल टाइप के कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। जिन कैपेसिटरों की वैल्यू को चेंज किया जा सके, अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सके, उसको वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। और इन कैपेसिटरों का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर इनकी वैल्यू को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रिमर कैपेसिटर। इन कैपेसिटर की वैल्यू 3 पिकोफैराड से लेकर 30 पिकोफैराड या फिर 4 पिकोफैराड से 70 पिकोफैराड होता है। इस प्रकार के कैपेसिटरों में डाइलेक्ट्रिक के रूप में पॉलीथीन या फिर माइका का यूज किया जाता है। और इन कैपेसिटरों के अलावा जैसे गैंग कैपेसिटर, इस प्रकार के कैपेसिटर का खास कर यूज जैसे रेडियो रिसीवर में
ट्यूनिंग कैरियर सर्किट में किया जाता है। इनमें प्लेटों के दो समूह होते हैं, जो एक को स्टेटर बोला जाता है और दूसरे को रोटर। रोटर को 180 डिग्री तक घुमा करके इसकी जो कैपेसिटी है उसको चेंज किया जा सकता है। और इस कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो 30 पिकोफैरेड से लेकर के 600 पिकोफैरेड के बीच में होती है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे कैपेसिटर के बारे में जाना और अब जानते हैं इंडक्टर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। जब किसी चालक तार को कॉइल के रूप में लपेटकर उसको एक ऐसा रूप दे दिया जाए जो इंडक्टेंस पैदा करे, उसको इंडक्टर कहते हैं। और इंडक्टर को चोक भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लो फ्रिक्वेंसी चोक, ऑडियो फ्रिक्वेंसी चोक और रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक। सबसे पहले जानते हैं लो फ्रिक्वेंसी चोक। 50 या 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाला चोक लो फ्रिक्वेंसी चोक कहलाता है और इसका जो मान होता है वो 100 हेनरी तक होता है। और इसका उपयोग खास करके रेक्टिफायर में फिल्टर सर्किट में जो पल्सेटिंग डीसी होती है उसको सरल डीसी में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी चोक, जो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाला चोक होता है, उसको एफ चोक यानी ऑडियो फ्रिक्वेंसी चोक कहते हैं। यह चोक डीसी के लिए बहुत कम और ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए बहुत अधिक इम्पीडेंस प्रस्तुत करता है और इसका जो मान है वो 100 हेनरी तक होता है। और इसका उपयोग खास करके इम्पीडेंस कंप्लीट एम्पलीफायर में HTDC स्रोत को ऑडियो फ्रिक्वेंसी में मुक्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाला चोक रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक कहलाता है। इसका मान है जो माइक्रो हेनरी से लेकर के मिली हेनरी तक और अधिक से अधिक 125 माइक्रो हेनरी तक होता है। और ये चोक डीसी और ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए न्यूनतम और रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए अधिक इम्पीडेंस प्रस्तुत करता है। और ये चोक कोर के अनुसार कई टाइप के होते हैं, जैसे एयर कोर टाइप। इस प्रकार की कॉइल को किसी अचालक पदार्थ के खोखले बेलन पर इंसुलेटेड तार लपेटकर बनाई जाती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चोक के इंडक्टेंस का मान बढ़ाने के लिए आयरन कोर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये माइक्रो या मिली हेनरी में होते हैं। और इसके बाद आता है डसक कोर टाइप। इनमें चुंबकीय कोर प्रयुक्त की जाती है और ये लोहे के महीन चूर्ण से उपयुक्त पाउडर के पदार्थ से बनाई जाती है। ये आकार में छोटे और अधिक इंडक्टेंस मान प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है वेरिएबल डस्ट कोर टाइप। इस प्रकार की कॉइल में डसक कोर था कॉइल का जो फॉर्मल होता है वो चूड़ीदार होता है और इसका लाभ यह होता है कि इससे कॉइल को जो इंडक्टेंस होता है उसका जो मान होता है उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर, यानी जो ट्रांसफार्मर है वो भी तो एक टाइप का इंडक्टर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित कर देता है और यह म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। और डीसी में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होता, इसलिए ये केवल एसी पर काम करता है। इसमें 2 टाइप की वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग यानी जिस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिस वाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है यथार्थ जिससे लोड लिया जाता है तो उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसको अगर कोर के आधार पर देखा जाए तो खास करके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कोर टाइप और दूसरा होता है सेल टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वो दोनों अलग अलग होती है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग अलग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग होती है। और दूसरी होती है सेल टाइप। सेल टाइप जो कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक पर ही की जाती है। अगर इसको आउटपुट के आधार पर देखा जाए तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है वोल्टेज सेटअप अप और दूसरा होता है वोल्टेज सेटअप डाउन। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या से अधिक हो या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज की अपेक्षा अधिक हो तो उसे सेट अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या से कम हो तो उसे सेट डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो हम अब इंडक्टर के बाद जानते हैं कि डायोड कितने टाइप की होती है। डायोड को कार्य के अनुसार काफ़ी भागों में बांटा गया है, जैसे जेनरिक डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड, शॉटकी डायोड, एलईडी और फोटो डायोड आदि। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड की। इस प्रकार की डायोड को बनाने के लिए पी टाइप के सिलिकॉन और एन टाइप के सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। जिस साइड में पी टाइप का सिलिकॉन होता है उसको एनोड बोलते हैं और जिस साइड में एन टाइप का सिलिकॉन होता है उसको कैथोड बोलते हैं।
और डायोड को देखकर अगर हम पता करना चाहें तो जो सिल्वर वाली पट्टी होती है उस साइड में जो होता है उसको कैथोड बोलते हैं और दूसरी साइड एनोड होती है। इसमें जो करंट फ्लो केवल एनोड से कैथोड की तरफ हो सकता है, न कि कैथोड से एनोड की तरफ। मान लीजिए ये एक सर्किट है और इस डायोड को हमने एक एसी दिया है, यानी एसी करंट दिया है। तो एसी करंट में जब पॉजिटिव आएगा तो ये करंट को फ्लो होने देगा और जब नेगेटिव आएगा तो उसको रोक देगा। यानी जो एलईडी है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, केवल ये पॉजिटिव को ही जाने देता है। अब जानते हैं जेनर डायोड के बारे में। इस डायोड में भी सामान्य डायोड की भांति एक पीएन सिलिकॉन जंक्शन होता है, लेकिन इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज का जो मान होता है वो सामान्य डायोड की अपेक्षा कम होता है और इसीलिए इस डायोड का यूज है वो खास करके वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में किया जाता है। मान लीजिए ये एक सर्किट है और इस सर्किट में हमने जेनर डायोड को विपरीत दिशा में लगाया है और जैसे ही हम सर्किट को ऑन करते हैं तो एलईडी ग्लो होती है। और अगर हम ये जो डीसी वोल्टेज है अगर इसको बढ़ा देते हैं तो एकाधिक ये जो जेनर डायोड है यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगा। और अब हम बात करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी। यह एक विशेष प्रकार का डायोड है जो सामान्य अर्धचालक डायोड से भिन्न है। इसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन पीएन जंक्शन के स्थान पर गैलियम आर्सेनाइड अथवा गैलियम फास्फाइड पीएन जंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अन्य डायोड में उत्पन्न हुई ऊष्मा होती है वो अर्धचालक पदार्थ द्वारा शोषित कर ली जाती है, लेकिन एलईडी में पुनर्मिलन की दर इतनी अधिक होती है कि जो पीएन जंक्शन होता है वो एक प्रकाश की किरणों के रूप में बदल जाता है और इनको काफ़ी कलर में बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं टनल डायोड के बारे में। इसमें पी और एक एन प्रकार के पदार्थ का अत्यंत संकरा जंक्शन बनाया जाता है और जंक्शन के संकरे होने का प्रभाव यह होता है कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन को इस तरह से गुजारना पड़ता है जैसे कि वो एक तंग सुरंग में गुजर रहे हो और इसीलिए इस डायोड का नाम टनल डायोड रखा गया है। इस डायोड का उपयोग नेगेटिव रेजिस्टर गुण के कारण इसका उपयोग जैसे गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर एप्लीकेशन के लिए किया जाता है और ऑसिलेशन और फ्लिप फ्लॉप गेट जैसी सर्किट में भी किया जाता है। तो डायोड के बाद अब हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं जो काफ़ी टाइप के होते हैं। ट्रांजिस्टर होता है जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो पी क्षेत्र होते हैं और उनके बीच में एक पतला एन क्षेत्र होता है और इसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी दो एन क्षेत्र होते हैं और उनके बीच एक पतला पी क्षेत्र होता है और इनमें मुख्यतः तीन पिन आउट होते हैं जो एक होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए उसके बेस को पॉजिटिव देना पड़ता है। अगर इसके बेस को पॉजिटिव दिया जाता है तभी ये ऑन होता है, लेकिन अगर इसको नेगेटिव दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी ऑपरेट करने के लिए नेगेटिव को यानी इसके बेस को नेगेटिव देना पड़ता है तभी ये ऑपरेट होता है और अगर इसको पॉजिटिव दिया जाए तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। और अब हम जानते हैं यूजेटी के बारे में यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें केवल एक ही पीएन संघन यानी पीएन जंक्शन होता है और यह सिलिकॉन का बना ट्रांजिस्टर है जिसका एन क्षेत्र आकार में कुछ बड़ा होता है और उसमें से दो टर्मिनल निकाले जाते हैं और दोनों टर्मिनलों को एक को A1 बेस 1 और दूसरे को बेस 2 कहते हैं और पी क्षेत्र को एमीटर कहते हैं। और दोनों जो बेस होते हैं उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो 5000 से लेकर के 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस होता है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग खास करके जहाँ पे निम्न फ्रिक्वेंसी वाला ऑसिलेटर होता है या फिर टाइमर सर्किट में इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद आता है फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक 3 सिरों वाली यूनिपोलर युक्ति है। इसको एन चैनल या पी चैनल चिप पर बनाया जाता है और ये दो टाइप के बनाए जाते हैं, एक तो होता है एन चैनल और एक होता है पी चैनल। इसमें 3 पिन आउट होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है ड्रेन और एक होता है सोर्स। इस ट्रांजिस्टर का सोर्स होता है वो एक ऐसा सिरा है जिसमें बहुत सारे आवेश है वो चैनल में प्रवेश करते हैं और ड्रेन वो सिरा है जिसमें बहुत सारे आवेश है वो चैनल से बाहर निकलते हैं और जो गेट होता है
वो सोर्स से ड्रेन की ओर जाने वाली जो आवेश होता है उसकी संख्या होती है उसको कंट्रोल करता है। ये ट्रांजिस्टर उच्च इनपुट इम्पीडेंस और लघु आकार वाले और निम्न सोर्स स्तर वाले बहुत उच्च फ्रिक्वेंसी पे रेस्पॉन्स काम करने वाले ट्रांजिस्टर होते हैं। इसका यूज है खास करके जो लॉजिक परिपथों में, टीवी रिसीवर की जो मिक्सर स्टेज होती है उसमें, और कंप्यूटर के मेमोरी जो परिपथ होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को दो शैलियों में प्रचालित किया जाता है। एक तो आवेश वाहकों की कमी और दूसरा आवेश वाहक की बहुलता। और इस कार्य के लिए जो ट्रांजिस्टर की वोल्टेज की ध्रुवता होती है उसको मात्र ही बदलनी पड़ती है। जब किसी एन चैनल मॉसफेट का गेट से सोर्स वोल्टेज ऋणात्मक होता है तो बहुलता शैली में कार्य करता है, और इसके विपरीत जब एन चैनल मॉसफेट का गेट से जो सोर्स वोल्टेज धनात्मक रखा जाता है तो वह कमी शैली में कार्य करता है। तो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एन चैनल टाइप और एक होता है पी चैनल टाइप। और इसमें भी तीन पिन आउट होते हैं, एक होता है गेट, एक ड्रेन और एक सोर्स। और इनका जो उपयोग होता है वो ऑसिलोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक्स, वोल्टमीटर, लॉजिक परिपथ, टीवी रिसीवर के एफएम मिक्सर तथा कंप्यूटर मेमोरी वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर के रूप में किया जाता है। और अब हम कुछ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं SCR से यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें एक PN-Li जंक्शन और एक डिफ्यूज्ड PNP सिलिकॉन ट्रांजिस्टर संयुक्त कर दिया जाता है। इसमें मुख्य भाग PN रेक्टिफायर है। इनके N क्षेत्र में डिफ्यूज किया गया PNP ट्रांजिस्टर एक बिंदु के रूप में होता है और मिलकर PNPN सिलिकॉन युक्ति बनाते हैं। रेक्टिफायर में एनोड और कैथोड होता है और इस बिंदु PNP को गेट कहते हैं। इस प्रकार SCR में एनोड, कैथोड और गेट नामक के तीन टर्मिनल होते हैं। और ये एक ऐसी युक्ति है जिनको सर्किट में लगाने के बाद, इसको सप्लाई देने के बाद जब इसके गेट को एक बार इसका सिग्नल दे दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाता है। उसके बाद गेट के द्वारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है और इसे दोबारा ऑफ करने के लिए पूरी सप्लाई को ही ऑफ करना पड़ता है। तो SCR में 30 से लेकर के 100 एम्पीयर तक की करंट प्रवाहित हो सकती है। और इसका जो उपयोग होता है वो खास करके उच्च करंट वाले जो रेक्टिफायर होते हैं या फिर स्विचिंग सर्किट होती है, रेगुलेटर पावर सप्लाईज होती है, DC से AC बनाने वाले इन्वर्टर होते हैं, राडार मॉड्यूल सिस्टम आदि में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन SCR का उपयोग है वो एप्लीकेशन में नहीं किया जाता, यानी इससे एम्पलीट्यूड को नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसके बाद आता है ट्राइक। अगर आपको SCR समझ में आ गया तो ट्राइक समझना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये पैरेलल में जोड़े गए दो SCR के तुल्य होता है और इसमें दो मुख्य टर्मिनल और एक गेट होता है। इसकी विशेषता यह होती है कि जब मुख्य टर्मिनल पर यानी 2 नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाए तो मुख्य टर्मिनल 1 पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस देने पर उसमें करंट प्रवाह स्थापित हो जाता है। और एक बार करंट स्थापित होने के बाद SCR की भांति ही जो करंट का प्रवाह उस पर गेट का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। और यह करंट तब तक प्रवाह होता है जब तक कि जो मुख्य टर्मिनल के वोल्टेज का जो मान होता है वो ऑपरेटिंग बिंदु से नीचे नहीं गिर जाता, यानी विपरीत ध्रुवता का यह नहीं हो जाता। और इनका उपयोग खास करके डिजिटल सर्किट में किया जाता है। और इसके बाद आता है डायक। वैसे तो डायक और ट्राइक के नाम से ही पता चल जाता है, क्योंकि इसके लास्ट में जो AC है उसका मतलब होता है अल्टरनेटर करंट, यानी ये अल्टरनेटर करंट पे काम करती है। और ये जो डायक होता है ये 2 इलेक्ट्रोड वाला होता है और 3 परत वाला होता है और दोनों दिशा में कार्य करने वाला एक तरह का डायोड होता है। और यह किसी भी दिशा में दिए गए पॉजिटिव अथवा नेगेटिव वोल्टेज के लिए रिवर्स बायस स्थिति में रहता है। जब वोल्टेज का मान एक निश्चित सीमा में अधिक हो जाता है तो लीकेज करंट का मान एकदम से बढ़ जाता है और इसमें जो करंट होता है वह प्रवाह स्थापित हो जाता है। और इनका उपयोग है वो खास करके एक तो ट्रिगर में और प्रकाश को हल्का करने में, यूनिवर्सल मोटर की गति को नियंत्रण करने में, ऊष्मा नियंत्रण वाली युक्ति में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने खास करके जो बेसिक कंपोनेंट है उनके बारे में करीबन जान लिया है। और इसके बाद हम कुछ सेंसर्स, मोटर्स, बजर आदि के बारे में जाने। और जो हमने कोर्स किया है, जो बेसिक कंपोनेंट के बारे में जाना हमने, तो उन्हीं कंपोनेंट को यूज करके हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।